क्वेश्चन का आंसर करो। कार्बन डाइऑक्साइड इन सोयल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर डिफर by a factor of 2, by a factor of 1, by factor of 3, by factor of 4. कार्बन डाइऑक्साइड इन सोयल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर डिफर कौन से फैक्टर से डिफरेंट होती है? बताइए भाई, आंसर कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड इन सोयल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर डिफर। अगर इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाएं तो इसका राइट ऑप्शन 4 होगा, बाई ए फैक्टर ऑफ 4, बाई ए फैक्टर ऑफ 4। ठीक है। अच्छा, इससे क्या समझते हो? इसको हम सोल्व करेंगे अभी, कैसे ये आया। आप मुझे एक बात बताओ, इससे क्या समझते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड सोइल में ज़्यादा है या एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है? क्या समझ रहे हो, कहाँ पे ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड? सोइल में ज़्यादा है या एटमॉस्फेयर में? इन सोइल, है ना, सोइल में ज़्यादा है। क्यों होता है सोइल में ज़्यादा? ये 100 और इस सोइल में ज़्यादा है, तभी हम फैक्टर 4 ले रहे हैं। सोइल में ज़्यादा है, क्यों है कार्बन डाइऑक्साइड सोइल में ज़्यादा? क्या कारण है ना? बेसिकली क्या है, रूट्स होंगी वहाँ पे, है ना, रेस्पिरेशन वगैरह होगा, ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और सब ऑर्गेनिक मैटर, ये सब बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड सोइल में ज़्यादा रहता है। और कंपैरेटिवली टू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में लगभग कितना परसेंट है कार्बन डाइऑक्साइड? एटमॉस्फेयर में लगभग कितना परसेंट है? या फैक्टर निकाल लेंगे इसका, कितना परसेंट है? 0.04% है, 0.04% है ना। और आप उसका अगर मानते हैं, अगर बेसिकली सॉइल के अंदर, तो अप्रोक्सीमेटली हम 0.15% मानते हैं, 0.15%। तो अब ये फैक्टर निकालोगे ना, तो अब इसका आ जाएगा लगभग 4 गुना, 3.75। देखो ऐसे है, देखिए इसको सोल्व भी कर दिया है। सोइल कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन हायर देन एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, ये हमारी बात हो चुकी है। सोइल कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस बाय प्लांट रूट रिस्पिरेशन एंड ऑर्गेनिक मैटर डिके होगा, उसकी वजह से। द एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन लगभग 0.04% है, और सोइल कंसंट्रेशन टिपिकली 10 to 100 times higher than atmosphere, टिपिकली वैल्यू इज अराउंड 0.15%। अगर इसको हम बेसिकली हम निकालते हैं फैक्टर में, तो 0.15 अपॉन 0.04, तो अप्रोक्सीमेटली 3.75 आता है, ये 3.75%। तो अप्रोक्सीमेटली यूँ कह सकते हैं फैक्टर 4 हो गया। ठीक है, तो ये याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखोगे क्या? अरे बोलो। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जून सेशन में जिनका पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस है, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है। बेसिकली इस सेशन के लिए हमने इन्वायरमेंट साइंस का क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है। इसमें आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करवाई जाएगी, क्या फीस रहेगी, कॉम्बो पैकेज पेपर 1 के साथ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट है आपको पता है, दैट इज www.swmg.in, या फिर आप प्ले स्टोर में जाके मोबाइल ऐप है SWMG नाम से, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो फास्ट ट्रैक हमने रिवीजन कोर्स लिया है पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस का, इसमें आपको तो लेक्चर्स मिलेंगे कंप्लीट, जो 10 की 10 यूनिट्स लेक्चर। और एक खास बात और है कि आपको डेली, आज से ही इसमें डेली लाइव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन चलना शुरू हो गया है, और वो डिस्कशन यूनिट वाइज रहेगा। इसको आप लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट लाइव नहीं देख पाता है तो आपको वो रिकॉर्डेड भी मिलेगा, और इसकी जो वैलिडिटी रहने वाली है वो 2 जुलाई तक रहने वाली है। ठीक है, और इसकी जो फी है वो अभी इस वीक के लिए, एक वीक के लिए फीस रखी गई है, मीन्स ये जो ऑफर है इसी वीक के लिए है, दैट इज 1025। ये तो बहुत ही आपसे बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन। क्या है इसका आंसर? एसिड रेन इज ड्यू टू, बहुत बेसिक है ना, क्योंकि SO2 है वो गैस कन्वर्ट हो जाती है H2SO4 में। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। और क्या रिस्पॉन्सिबल है एसिड रेन के लिए? एसिड रेन के लिए और क्या रिस्पॉन्सिबल है? वेरी गुड। नॉक्स क्या बनाता है? नॉक्स क्या बनाता है रिएक्ट करके? है ना, HNO3, नाइट्रिक एसिड। अच्छा मुझे बताओ, एसिड रेन का पीएच कितना होता है? एसिड रेन का जो पीएच है वो कितना होता है? कितना होता है? लेस देन 5.6, लेस देन बोलना है, लेस देन 5.6।
बिलो देन 5.6 है ना, याद रखें। हाँ चलो, ये है ए हाई अमाउंट ऑफ बीओडी, बहुत बेसिक क्वेश्चन, इन वाटर बॉडी रिप्रेजेंट्स, ए हाई अमाउंट ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन वाटर बॉडी, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन सर, आपने बहुत सिंपल पूछ लिया। ये तो हम ऐसे बता देंगे, फटाफट बता देंगे। क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा? है ना, इसका राइट आंसर देखो, हाई पोल्यूटेड वाटर है, अगर बीओडी जाता है ठीक है, और सीधी सी बात है बीओडी जाता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है। सी इसमें नहीं आएगा, ये कह रहे हैं प्रेजेंस ऑफ गुड अमाउंट ऑफ डीओ। अगर बीओडी ज़्यादा है तो बीओडी हाई है तो डीओ तो कम होगा, गुड अमाउंट नहीं होगा। सी सर लिमिटेड एक्वेटिक लाइफ होगी बिल्कुल, क्योंकि पोल्यूटेड है, ये सीधा सा बात है। तो ए बी और डी इज द राइट आंसर, तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। वेरी, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, अरे सिंपल है ना, कुछ बोल भी लिया करो, हाँ सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, whenever there is high BOD, DO is less, so much that fish cannot survive because, whenever, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए whenever there is high BOD, DO is less, so much that fish cannot survive because, क्यों सरवाइव नहीं कर पाएगी फिश? पहला ऑप्शन कह रहा है कि फिश यूटिलाइज ऑल ऑक्सीजन, सेकंड बैक्टीरिया यूटिलाइज ऑल ऑक्सीजन, थर्ड ऑप्शन एल्गी यूटिलाइज ऑल ऑक्सीजन, और बायोलॉजिकल कंपाउंड्स आर टॉक्सिक टू फिक्स। क्या राइट आंसर होना चाहिए? एक आंसर चूज करना है, बेस्ट ऑप्शन, दो नहीं है इसमें, एक ही करना है। क्या ऑप्शन होगा? दिस विल बी राइट ऑप्शन बी, बैक्टीरिया यूटिलाइज ऑल ऑक्सीजन। याद रखना, यही कंफ्यूजिंग था। अब बेसिकली अगर आप एल्गी की बात करोगे ना, जैसे कुछ स्टूडेंट एल्गी आंसर दे रहा है कि एल्गी यूटिलाइज कर लेगा ऑल ऑक्सीजन, एल्गी फोटोसिंथेसिस करेगा तो बेसिकली वो भी ऑक्सीजन रिलीज भी करेगा ना। तो हम अगर यहाँ पे देखें ना, क्योंकि डीओ लेस, उसकी वजह से तो डीओ बढ़ भी सकता है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करेगा। अगर एल्गी की बात करें, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होगा, तो बैक्टीरिया यूटिलाइज ऑल ऑक्सीजन, है ना। बीओडी जब होगा ज़्यादा तो इसका मतलब ऑर्गेनिक उसमें ज़्यादा लोड है ना, और ऑर्गेनिक ज़्यादा लोड है तो इट मीन्स डीओ लेस है, क्योंकि वहाँ पे ऑर्गेनिक लोड पे बैक्टीरिया ज़्यादा है और वो यूटिलाइज कर लेंगे, क्योंकि जहाँ ऑर्गेनिक लोड होगा तो बैक्टीरिया होगा, तो यूटिलाइज ऑल ऑक्सीजन। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अंडरस्टैंड द 3D स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 3D स्ट्रक्चर के लिए क्या यूज करते हैं? 3D स्ट्रक्चर के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंटेशन की जब बात करते हैं तो क्या यूज करते हैं 3D के लिए? हाँ हाँ बिल्कुल, एक्सरे डिफ्रैक्शन। क्या यूज करते हैं? एक्सरे डिफ्रैक्शन। ये आपको पता ही है क्योंकि ये मैंने यहाँ लिख भी दिया है। एक्सरे डिफ्रैक्शन अलाउ रिसर्चर टू डिटरमाइन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, very nice, of a molecule by analyzing how X-ray interact with its atoms, providing a detailed 3D picture of its structure। और अगर डबल एस की बात करें, दिस टेक्निक इज यूज टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट इन ए सैंपल, नॉट 3D स्ट्रक्चर। MPTLC की बात करें, दिस इज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, है ना, विद मल्टीपल पैरेलल डेवलपमेंट। याद रखना MPTLC क्या है? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी विद मल्टीपल पैरेलल डेवलपमेंट, a technique used to separating and identify different compounds in a mixture, not for determine molecule structure। ठीक है, and GSMS या MS, this combination of gas chromatography and mass chromatography is used to identify and quantify the chemical composition of a sample, not its 3D structure। तो राइट आंसर उसमें एक्सरे डिफ्रैक्शन आया। इंस्ट्रूमेंटेशन से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, इनके प्रिंसिपल्स और ये सब ध्यान रखना प्लीज। नेक्स्ट है, विच एलिमेंट कांट बी एस्टिमेटेड बाय फ्लेम फोटोमेट्री? कांट है, याद रखना। ये क्वेश्चन जल्दी में मत पढ़ें, सोचिए
कि ये क्या पढ़ रहा है, इनकरेक्ट, करेक्ट, कांट कह रहा है, कैन कह रहा है ना। तो विच एलिमेंट कैन नॉट बी एस्टिमेटेड बाय फ्लेम फोटोमेट्री। बहुत इजी क्वेश्चन है सर। आयरन हम नहीं कर सकते। अगर हम बात करें फ्लेम फोटोमेट्री से, सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, ये सब होगा। आयरन है ना, कैन नॉट बी एस्टिमेटेड। ये सही बात है, ठीक है, बिल्कुल। तो क्या है, देखिए, फ्लेम फोटोमेट्री इज प्राइमरली यूज टू डिटेक्ट एल्कलाई मेटल लाइक सोडियम, potassium and lithium because they easily get excited by the flame's energy and emit visible light and specific wavelength. Iron, however, required much higher energy to be excited, making it unsuitable for detection by flame photometry. ये इम्पोर्टेंट बात है। बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, लेकिन ये जल्दबाजी में गलत होने वाले क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोफोरेसिस या इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन नॉट रिजोल्व मॉलिक्यूल लाइक, है ना। इलेक्ट्रोफोरेसिस से कौन से मॉलिक्यूल्स के बारे में रिजोल्व नहीं कर सकते, या किसको हम डिटेक्ट एनालाइज नहीं कर सकते? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए फ्रेगमेंट्स एंड सिंपल लिपिड्स। इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन नॉट रिजोल्व मॉलिक्यूल लाइक। कौन से मॉलिक्यूल्स को हम नहीं कर सकते? वेरी नाइस, बहुत तेज तर्रार हो गए आप। बहुत सिंपल क्वेश्चन लग रहे हैं सर हमें। सिंपल लिपिड क्यों नहीं कर सकते? सिंपल लिपिड को, इलेक्ट्रोफोरेसिस सिंपल लिपिड को रिजोल्व नहीं कर सकते, क्यों? वाई? बिकॉज इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए चार्ज चाहिए, यहाँ पे चार्ज है नहीं सिंपल लिपिड पे, है ना, नो चार्ज। वेरी नाइस, यहाँ लिख भी दिया है मैंने, इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन नॉट रिजोल्व सिंपल लिपिड बिकॉज दे आर नॉट चार्ज्ड मॉलिक्यूल, मीनिंग दे डोंट हैव a net electrical charge and therefore will not be attached or repelled by a electric field, which is the basis of electrophoresis. और ये तो प्रिंसिपल ही था कि चार्ज होगा तभी होगा, वो है ही नहीं तो कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following instrument is most suitable to estimate heavy metal from the effluent? सर ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना तो हम छोड़े ही नहीं, है ना। ऐसे ही आते हैं फिर तो आप छोड़ देते हो, वहाँ पे आप घबरा जाते हो। ये रिसेंट के क्वेश्चंस हैं आपके। क्या होगा इसका आंसर? हैवी मेटल्स के लिए क्या होता है? डबल एस, पता है ना आपको। और कौन सा प्रिंसिपल है, कौन सा लॉ है इसमें, आपने पढ़ा होगा, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में। किस लॉ का नाम याद है आपको? वेरी नाइस शेयर। हाँ, बी एल लैम्बर्ट्स लॉ। बताइए एब्जॉर्प्शन किस किस के प्रोपोर्शनल होती है? ये सब याद है ना आपको? हाँ, चलो, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is equivalent to the number of substrate molecule? इसको ध्यान से पढ़ना। which of the following is equivalent to the number of substrate molecule converted to product in a given unit of time by a single enzyme molecule when the enzyme is saturated with substrate? आराम से पढ़ना, क्या कह रहा है? which of the following is equivalent to the number of substrate molecule converted to product in a given unit of time by a single enzyme molecule when the enzyme is saturated with substrate? उसको क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक कांस्टेंट और मिसेल्स कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट और टर्नओवर नंबर। अच्छा, आप लोगों को सबको ये जो आंसर कर रहे हैं इनको पता है या ये तुक्का मार रहे हैं? झूठ मत बोलना। जो ये आंसर कर रहे हैं इन्होंने इसके लिए तुक्का मारा है या पता है? तुक्का मारा है। तुक्का मारा है तो सबका तुक्का गलत है। राइट आंसर है टर्नओवर नंबर। हरीश जी, वेरी नाइस। राइट आंसर है इसका डी, टर्नओवर नंबर। क्या है? टर्नओवर नंबर। इसको मैं सबको बता देता हूँ, आपको डिफाइन कर देता हूँ। देखिए क्या है, द टर्नओवर नंबर रेफर टू द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एन एंजाइम मॉलिक्यूल can convert to product per unit of time when fully saturated with substrate, meaning all active site on the enzyme are occupied. That will be turnover number. Specific constant कब होगा? Specific constant might seem like a relevant term. It is not a widely used in term in enzymology to describe the number of substrate molecule converted per unit time. ये basically रेलिवेंट टर्म, लाइक इन नॉट ए वाइडली यूज टर्म, ये ज़्यादा टर्म यूज ही नहीं होती है एंजाइम में।
और Km जो मिसेल्स कांस्टेंट है, दिस कांस्टेंट रिप्रेजेंट द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, याद रखना दिस इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच द रिएक्शन रेट इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेट। जब रिएक्शन रेट होती है वो मैक्सिमम रेट का हाफ होती है तब। इट मेजर द एफिनिटी ऑफ एन एंजाइम और फॉर इट्स सबस्ट्रेट, नोट द रेट ऑफ कन्वर्जन व्हेन द एंजाइम इज सैचुरेटेड। ये डेफिनेशन सारी याद रखना, हो सकता है बाकी क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछ ले। और डिसोसिएशन कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट डिस्क्राइब द टेंडेंसी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स टू fall apart into constituent component. It is the context of enzyme kinetics. It related to the affinity of enzyme for the substrate but not directly to the turnover number. तो ये सारी definitions आप याद रखना, है ना। All the very best. चलो ध्यान रखें, आप खुश रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।